शुभाशीष बच्चों, तेलंगाना की हिंदी डिजिटल कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं। चलिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और आज मैं आपको इसी से जुड़ा एक पाठ पढ़ाने वाला हूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, वाह कितने सुंदर बोल हैं। इन बोलों को सुनते ही हमें महात्मा गांधी की याद आती है। यह उनका प्रिय भजन था। उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो योगदान दिया उसे हम जीवन भर नहीं भुला सकते। उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि किसी भी देश की स्वतंत्रता के लिए अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय के बल पर देश की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है। महात्मा ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। साबरमती आश्रम में रहते हुए वे सूत काटते थे, खाना पकाते थे, झाड़ू पोछा करते थे और शौचालय भी साफ करते थे। यानी कि जो भी वो काम आश्रम से जुड़ा था वे स्वयं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। चलिए तो इसी से जुड़ी हुई एक कविता सुनते हैं। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था आश्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समान था आश्रम। बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ किस महापुरुष के बारे में बताया गया है? आप लोग इसका उत्तर जानते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। यहाँ महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। बच्चों, आप तो बड़े होनहार हैं। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों, महात्मा गांधी तो देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल ठीक, गांधी जी स्वतंत्रता सेनानी थे। बच्चों, स्वतंत्रता सेनानी का अर्थ क्या है? जी, जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो या स्वतंत्रता के लिए परिश्रम किया हो उसे स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी आदर्श महापुरुष हैं। आदर्श का मतलब होता है जिन्हें देखकर हम कुछ सीख सकते हैं, जिनका जीवन हमारे लिए कई मायनों में अर्थपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, गांधी जी हमारे जीवन के मार्गदर्शक भी हैं, क्योंकि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय जैसे महान मूल्यों का हमें परिचय दिया। चलिए अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गांधी जी किसे पूजा के समान मानते थे? गांधी जी
किसे पूजा के समान मानते थे? बिल्कुल ठीक, आपने सही उत्तर दिया। गांधी जी श्रम को पूजा के समान मानते थे। यहाँ श्रम का अर्थ है मेहनत या मजदूरी। तो गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, अपने जीवन के द्वारा श्रम का महत्व बताया। तो बच्चों, आज हम इसी से जुड़ा एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कण कण का अधिकारी। और इसका हम भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको यह पाठ अच्छा लगेगा। तो चलिए बच्चों, पहले हम इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। पाठ का उद्देश्य इस प्रकार है। इस पाठ के द्वारा आप सामाजिक काव्य का सृजन कर पाएंगे और समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास कर पाएंगे। इतना ही नहीं, श्रम पथ का महत्व जानकर आगे बढ़ने की भी प्रेरणा आपको मिलेगी। देखिए बच्चों, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। सामाजिक काव्य का सृजन किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक कविता बनाकर दिखाऊंगा। जी बच्चों, कविता बनाने की कला। कविता बनाने की कला का अर्थ है कि हम चित्रों को देखकर भी कविता बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईंटें थमा रहा है, यानी कि वो मजदूर है, मेहनत कर रहा है। दूसरे चित्र में वह किसान है और वह हल की सहायता से खेत जोत रहा है। तो चलिए हम इन्हीं चित्रों के माध्यम से एक काव्य की रचना करते हैं। तो इसके आधार पर देखते हैं। बिल्कुल, बोझ उठाता है मजदूर। देखिए बच्चों, बोझ उठाता है मजदूर। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक और पंक्ति बनाते हैं। मेहनत करता है मजदूर। क्या बन गया दूसरा वाक्य? मेहनत करता है मजदूर। उसके आगे वाला चित्र, हल चलाता है किसान। हल चलाता है किसान, मेहनत करता है भरपूर। चलिए अब आपकी बारी है, आपको भी एक कविता बनाना है। तो देखते हैं क्या बना पाएंगे। बच्चों, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं और एक चित्र में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति फल बेचने वाला है और दूसरे चित्र में एक रिक्शे वाले का चित्र दिया गया है। तो आप या इन चित्रों के माध्यम से आप कविता बना सकते हैं। चलिए बच्चों, मैंने आपको पहले कविता सुनाई थी, आप मेरी पंक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी कविता पूरी कर सकते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि ये कौन है? ये फल बेचने वाला है। तो क्या बनेगी पंक्ति? फल बेचता है मजदूर। क्या बेचता है? फल बेचता है मजदूर, मेहनत करता है मजदूर। दूसरा चित्र देखिए, रिक्शा चलाता है मजदूर। रिक्शा चलाता है मजदूर, मेहनत करता है भरपूर। अरे वाह बच्चों, आपने तो बड़ी सुंदर कविता बना दी। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। बच्चों, आप में बहुत क्षमता है। आप छोटे छोटे चित्रों की सहायता से आप भी सुंदर सुंदर कविताएं बना सकते हैं। तो चलिए, उद्देश्य में और भी कई शब्द थे, जैसे समाज कल्याण, उदारता, श्रम पथ, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। एक पंक्ति में कई बच्चे बैठकर भोजन कर रहे हैं और मुझे तो लगता है कि ये बच्चे सरकारी बच्चे हैं जो पाठशाला में पढ़ते हैं और वो भोजन कर रहे हैं। बच्चों, आप भी पाठशाला में भोजन करते हैं या नहीं करते हैं? जी, मध्याह्न भोजन में करते हैं ना। तो देखते हैं इसी को। सरकार निःशुल्क भोजन देकर सामाजिक कल्याण कर रही है। बच्चों, सरकार निःशुल्क भोजन देकर सामाजिक कल्याण कर रही है। यहाँ सामाजिक का अर्थ है समाज से जुड़ा हुआ। तो बच्चे भी समाज के अंग हैं, आप भी समाज के अंग हैं, मैं भी समाज का अंग हूँ, आपके अध्यापक भी समाज के अंग हैं, आपके माता पिता, समुदाय के लोग, सभी लोग समाज के अंग हैं। तो यहाँ कल्याण का अर्थ है भलाई, यानी सामाजिक कल्याण का अर्थ होता है समाज की भलाई। चलिए अगला चित्र देखते हैं। जी, इस चित्र को देखिए। एक लड़का एक कुत्ते की सहायता कर रहा है, उसे पानी पीने में सहायता कर रहा है।
तो हो सकता है कि उस लड़के में दया गुण हो, उसके अंदर उदारता का गुण हो। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। जी, हमें दूसरों के प्रति उदारता दिखानी चाहिए। यहाँ पर लड़का कुत्ते के प्रति उदारता दिखा रहा है, उसे पानी पीने में सहायता कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उदारता का अर्थ है दयालु गुण। उदारता का अर्थ क्या है? दयालु गुण। चलिए अगला चित्र देखिए। इस चित्र में क्या हो रहा है? जी, एक श्रमिक क्या कर रहा है? दीवार बना रहा है। तो इसी को देखते हैं। श्रमिक श्रम करता है। श्रमिक क्या करता है? श्रम करता है। तो श्रम का अर्थ क्या है यहाँ पर? श्रम का अर्थ है मेहनत। तो बिल्कुल ठीक बच्चों, आपने सही पहचाना। तो मैं समझता हूँ कि आपको पाठ का उद्देश्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ की विधा की ओर बढ़ते हैं कि पाठ की विधा क्या है। कण-कण का अधिकारी पाठ एक कविता पाठ है, यानी कि इसकी विधा कविता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कविता विधा की विशेषता। अब मैं आपके सामने कविता विधा की विशेषता के अंतर्गत इसकी विशेषताओं को बताऊंगा। तो देखते हैं इसकी पहली विशेषता क्या है। जी, कविता कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर सकता है। कविता क्या कर सकता है? कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता रखता है। दूसरा वाक्य देखिए, भावों का प्रकटीकरण। आपके जो भी भाव हैं उन भावों को आप कविता के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं, और कविता के द्वारा व्यक्त किए गए भाव अधिक प्रभावी होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भावों का प्रभावी प्रकटीकरण इसी के अंतर्गत होता है। और इसके साथ साथ कविता विधा में सौंदर्यानुभूति का विकास होता है, यानी कि आपके अंदर किसी भी तत्व के प्रति सौंदर्य का विकास देखने को मिलता है। तो बच्चों, कविता अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधा है। अब हम इस पाठ के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, इनका कवि परिचय देखते हैं। यह है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर मार्ग। आप देख सकते हैं कि चित्र में गंगा नदी का दृश्य दिखाया गया है। यह है उनकी माता मनरूप देवी। यह है रामधारी सिंह दिनकर का घर। सिमरिया में इनका जो घर है, यही वह घर है जहां पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। यह है रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर की आयु जब 2 वर्ष थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। आप देख सकते हैं कि ये जो गंगा का चित्र है, गंगा से रामधारी सिंह दिनकर का बड़ा लगाव था। तीनों भाई अक्सर गंगा किनारे पड़ने वाले एक कुश्ती स्थान पर जाते थे और वहाँ पर कुश्ती खेला करते थे। ये उनके गांव का प्राथमिक पाठशाला है जहाँ पर उन्हें पढ़ने की प्रेरणा मिली, और यहीं पर एक स्थानीय संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें इस पाठशाला में भर्ती करवाया। ये है मिडिल स्कूल बारो। रामधारी सिंह दिनकर इस पाठशाला को पहुंचने के लिए हर दिन 4 किलोमीटर चला करते थे। जीवन गरीबी में बीता, इसीलिए उन्हें कई दुखों का सामना करना पड़ा। जब इनकी मात्र आयु 13 वर्ष की थी तभी इनका विवाह सामवती देवी से हुआ। सामवती देवी बड़ी ही कुशल और सुलक्षणी थी। यह है मोकामा घाट का स्कूल, पटना में पड़ता है, और इस पाठशाला में उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। रामधारी सिंह दिनकर इस पाठशाला में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने 1928 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, पूरे बिहार राज्य में वे प्रथम आए थे और उन्हें भूदेव स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को मोकामा घाट हाई स्कूल जाने के लिए हर दिन गंगा नदी पार करनी पड़ती थी और यह काम आसान नहीं था। रामधारी सिंह दिनकर के दोनों बड़े भाइयों ने रामधारी की पढ़ाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह है पटना कॉलेज। 1932 में उन्होंने पटना कॉलेज से BA ऑनर्स इतिहास विषय से उन्होंने इसे उत्तीर्ण किया और आगे चलकर उन्होंने पहली बार
अध्यापक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। रामधारी सिंह दिनकर में बचपन से ही स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्हें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली और यही कारण है कि उनकी रचनाओं में भी इसी तरह के विचार दिखाई देते हैं। अब मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की आवाज़ में उन्हीं के द्वारा सुनाई गई एक कविता को सुनाता हूँ। जनता जगी हुई है कि भरत भूमि में किसी पुण्य पाप करने की आपको प्रवेश खलक रहा है एक दीप की लौथा सतारा देश। खोल रही नदियां मेघों में चंपा लहक रही है। फट पड़ने को विकल शैल की छाती दहक रही है। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष आंख हुंकार। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष आंख हुंकार। जाने होगा संविधान क्या खाकर पारावार। रामधारी सिंह दिनकर ने कई सारी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, रसवंती तथा संस्कृति के 4 अध्याय, ये सारी की सारी पुस्तकें आज भी हिंदी साहित्य के लिए शिरोमणि के रूप में पूजी जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचनाओं के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुरुक्षेत्र के लिए संसद साहित्यकार पुरस्कार तथा उनकी अमर कृति उर्वशी के लिए सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर ने उच्च पदों पर भी सेवाएं दी। 1951 में वे मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बने। 1952 से लेकर 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने लगभग 11 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। 1965 में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। कहते हैं कि जब वे तिरुपति के दर्शन करने के लिए निकलने वाले थे तभी उनकी नाती ने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि नाना जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं मौत मांगने जा रहा हूँ। और जब वे तिरुपति पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने रश्मिरथी का पाठ किया और वहाँ के श्रोताओं को उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से बांध दिया। ऐसे महान कवि का देहांत 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी का ये साहित्यकार हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहेगा। बच्चों, अब तक हमने रामधारी सिंह दिनकर के कवि परिचय के बारे में देखा। उसके मुख्यांशों को इस तरह देख सकते हैं। जी, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। रामधारी जी के पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी अपने भाइयों में छोटे थे। उन्हें बचपन में ननुआ कहकर पुकारते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि हैं। इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन मद्रास में हुआ। बच्चों, अब तक आपने कवि परिचय के बारे में देखा। अब हम इस कविता के विषय प्रवेश की ओर जाते हैं। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, मैं मजदूर।
अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित मैं ही लाया था हिमगिर चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर। बच्चों, आपने दृश्य देखा ना? अब बताइए कि आपने इसमें से क्या सीखा? बिल्कुल ठीक, मेहनत सफलता की कुंजी है। आप चित्र में देख सकते हैं कि कई सारे बाण लक्ष्य पर भेजे गए, लेकिन एक बाण लगा और यह बाण मेहनत करने पर लगा। इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यहाँ कुंजी का अर्थ रहस्य है। दूसरा चित्र देखिए, मेहनत से कल्पना को साकार रूप मिलता है। आप देख सकते हैं कि चित्र में एक स्थान ऐसा था जो कभी बहुत ही खराब दिखाई देता था, लेकिन आप मेहनत से उसको बदल सकते हैं। इस दुनिया के कण कण में श्रमिक का श्रम छिपा है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो मेहनत करने वाले मजदूर का ही अधिकार है, उसी का हिस्सा है। इसलिए हमें मजदूरों का और किसानों का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मेहनत करने वाले को कण कण का अधिकारी कहते हैं। बच्चों, अब तक आपने विषय प्रवेश के बारे में सुना। अब हम इस कविता के अंतर्गत एक कविता का वाचन कैसे करना चाहिए, तो अब हम इसका वाचन करके आपको सुनाते हैं। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, पृथ्वी विनीत नभतल है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। उसको सुख पाने दो। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। अधिकारी जन जन है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। बच्चों, कविता आपको कैसे लगी? आशा करता हूँ कि आपको कविता अच्छी लगी होगी।
तो चलिए मैं आपके सामने कुछ चर्चा के प्रश्न देता हूँ। इनके उत्तर आप अपने मित्रों, अध्यापकों की सहायता से दे सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। कण कण का अधिकारी कविता का वाचन कीजिए। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का कवि परिचय लिखिए। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न की तैयारी अच्छी तरह से करें। बच्चों, आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली बार एक और डिजिटल कक्षा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।